नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जो कि हिंदी की क्लास रहेगी और यह हिंदी का दूसरा वीडियो है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। यह प्रश्न आपके यूपीपी, यूपीएसआई, आरओआरओ, यूपी टेट, सी टेट, एसटेट एवं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से, विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। यहां पर हमें बताना है बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। यहां पर धन लगाना होगा, ये गलत लिखा हुआ, धनपति होगा, यहां धन होगा और यहां भी धन लगेगा। तो कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा, आप लोग बताइए। तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, बृहधनपति हो जाएगा, बृहस्पति होगा। और अगर आपसे इसमें संधि का प्रकार पूछे, क्या पूछे, संधि का प्रकार पूछे, तो आप लोग बताएंगे विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। यहां पर शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या विकल्प ए में सही लिखा है, जिजीविषा यहां पर लिखा हुआ है, तो किस विकल्प में जिजीविषा सही लिखा हुआ है? क्या विकल्प ए सही होगा, विकल्प बी सही होगा, विकल्प सी सही होगा, या फिर विकल्प डी सही होगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा जिसमें जिजीविषा की वर्तनी सही लिखी है? तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। जिजीविषा विकल्प डी में बिल्कुल सही लिखा है। और जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। ठीक है, जीने की इच्छा रखना, जिजीविषा। क्लियर है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है? क्या ब्राह्मी लिपि से हुआ है, रोमन लिपि से हुआ है, फारसी लिपि से हुआ है, या फिर खरोष्टी से हुआ है? तो किससे हुआ है? तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और यह ब्राह्मी लिपि जो है, देवनागरी लिपि जो ये कैसी है, ये कैसी है? तो आप बताएंगे ये आक्षरिक लिपि है। कैसी है? ये आक्षरिक लिपि है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, यह कवि नहीं, यहां पर वह कवि जो तत्काल कविता करे कहलाता है। कि जो कवि, ऐसा कवि जो तत्काल यानी कि तुरंत कविता लिख देता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या सुकवि कहेंगे, महाकवि कहेंगे, आशु कवि कहेंगे, या फिर राजकवि कहेंगे? तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी में कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा। उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहेंगे? आशु कवि कहेंगे। ठीक है। राजकवि मतलब होता है जो राजाओं के यहाँ कविताएं किया करते थे, उनको राजकवि कहा जाता है। और महाकवि जो है, महाकाव्य लिखने वाले को महाकवि कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, आमरण में कौन सा समास है? यहां शब्द दिया है आमरण और हमें बताना है कि कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा? कौन सा समास हो जाएगा? अगर आपसे समास की संख्या पूछे तो बताएंगे आप लोग 6 समास होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा अगर 5वें की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो एक को हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहेंगे? एक द्विगु समास। और एक होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो कुल 6 समास होते हैं। और आमरण में कौन सा समास होगा? तो आमरण में यहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? पहला पद जो होता है वो क्या होता है? वो अव्यय होता है। क्या? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा पद जिसका व्यय न किया जा सके। तो यहां पर क्या होगा? आमरण, यानी कि मरण तक। कब? मरण तक, यानी कि आ जो है यहां पर अव्यय पद दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? योजक लगा होता है, जैसे जन्म मरण। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष होता है। ठीक है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 6, उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ है। उल्लू बोलना, यानी कि जो उल्लू बोलना, उल्लू का बोलना क्या होता है? तो क्या उल्लुओं की भरमार होता है, मूर्खों जैसी बातें करना, उजाड़ हो जाना, या दिन में दिखाई ना देना? तो यहां पर कौन सा विकल्प होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही होगा? मूर्खों जैसी बातें करना मतलब होता है उल्लू होना, बोलना नहीं होता। क्या होता है? उल्लू होना होता है। और उल्लू बोलना, यहां जो है उल्लू बोलना का अर्थ होता है उजाड़ हो जाना। ठीक है, विकल्प सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है?
जो आदिकाल है उसे वीरगाथा काल किसने कहा है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा है? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? हिंदी को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। हिंदी साहित्य का जब अध्ययन किया जाता है तो 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या होता है? एक को हम लोग आदिकाल कहते हैं, ठीक है, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। भक्ति काल कहा जाता है, दूसरा कालखंड भक्ति काल होता है। तीसरा कालखंड क्या होता है? तो इसे रीति काल कहा जाता है। क्या होता है? रीतिकाल कहा जाता है। और चौथे कालखंड को क्या कहा जाता है? तो चौथे कालखंड को आधुनिक काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और चौथा जो है वो आधुनिक काल है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विकल्प बी सही होगा। अगर ये पूछा जाए कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में किस्मत का विशेषण है। क्या किस्मती होगा, किस्मत वाला होगा, किस्मतवार होगा या किस्मतवान होगा? तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? किस्मत का विशेषण क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि इसका विशेषण जो होगा विशेषण बी हो जाएगा, किस्मत वाला। क्लियर है? नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म वाच्य है? यहाँ पर हमें बताना है वाच्य कौन सा होगा, ठीक है, यानी कि कर्म वाच्य बताना है। क्या विकल्प ए में होगा, आइए यहाँ बैठा जाए? क्या विकल्प बी में होगा, आओ थोड़ी देर बैठते हैं? या विकल्प सी होगा, उससे दिन में फल खाए जाते हैं? या विकल्प डी होगा, वह दिन में फल खाता है? कौन सा होगा? तो अगर हम बात करें वाच्य की, क्या वाच्य की बात करें तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक होता है भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्या? कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्म करने वाला वो मुख्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में जो है कर्ता और कर्म जो है नगण्य रहता है, ठीक है, इसमें नकारात्मक होते हैं, ठीक है, जैसे खाया न जाता है, पिया न जाता है, ठीक है, उससे चला नहीं जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भाववाच्य में रहेंगे। तो अब जो है कर्म प्रधान में क्या है? कर्म जैसे आम खाया जाता है तो ये कर्म है, आम कर्म है। या फिर कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाए, क्या से या के द्वारा जोड़कर जो है कर्मवाच्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है उस जो है उसमें क्या है? उस जो है क्या है? ये कर्ता है, ठीक है, ये सर्वनाम है और इसी में से जो है विभक्ति लगी, उससे दिन में फल खाए जाते। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10, ह्रस्व स्वर है। यहाँ बताना है कि ह्रस्व स्वर कौन है? क्या आ ई होगा, ई और ई होगा, ओ और औ होगा, ए और ऐ होगा? तो कौन सा यहाँ पर विकल्प होगा सही ए बी सी डी में? अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं कि स्वर हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और स्वर संयुक्त। तो ह्रस्व में कौन कौन सा आएगा? आ ई उ और री आता है। दीर्घ में क्या आता है? आ ई और ऊ आता है। और संयुक्त में क्या आएगा? ए ऐ ओ और औ। 4 प्रकार के संयुक्त आते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ह्रस्व में कौन है? आ और ई है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। और इस चैनल के माध्यम से मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं जो कि आपको रेगुलर वे में मिल रही हैं। तो आप लोग मैथ पढ़ने के लिए भी आपको इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा है हल्दी का तत्सम शब्द है, यानी कि हमें जो हल्दी है ये कैसा होगा? तो ये आपका तद्भव शब्द दिया है। क्या दिया है? तद्भव शब्द दिया है। हमें इसका तत्सम बताना है कि तत्सम कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या हरदी होगा, हीरक होगा, हरितकी होगा या फिर हरिद्रा होगा, ठीक है, हरिद्रा या हरिद्रिका, ठीक है। तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो तत्सम हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है, हरिद्रा, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 12, पुलोमजा पर्यायवाची है। हमें बताना है कि पुलोमजा किसका पर्यायवाची है? पुलोमजा किसका पर्यायवाची है? क्या यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है? क्या यह सरस्वती का पर्यायवाची है? क्या यह इंद्राणी का पर्यायवाची है? या फिर यह पार्वती का पर्यायवाची है? तो पुलोमजा जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते होंगे कि पुलोमजा जो है ये इंद्राणी का पर्यायवाची है, इंद्राणी, ठीक है।
इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्राणी का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ये सच ही होता है। क्या होता है? सच होता है। ठीक है। सच के अलावा इंद्र बधू कहलाता है, यानी कि ये इंद्र की पत्नी है, इसलिए इंद्र बधू कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है उज्ज्वला का विलोम शब्द क्या है? कि उज्ज्वला जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्या श्वेत होगा, काला होगा, उजाला होगा या फिर धूमिल होगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो आप जानते हैं कि उज्ज्वला का जो विलोम होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वला का विलोम धूमिल हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 14। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या उच्चतम होगा, उच्छिप्त होगा, उच्छ्वास होगा या फिर उच्छिष्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? ए, बी, सी या डी? तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, उच्छिप्त कहा जाता है। ठीक है, उच्छिप्त कहा जाता है। उच्चतम क्या होता है? कि सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा बिंदु उच्चतम कहलाता है। और उच्छ्वास जो है, उच्छ्वास को क्या कहते हैं? ऊपर की ओर खींची हुई सांस। ठीक है, खींची हुई सांस को जो है उच्छ्वास कहा जाता है। खींची हुई सांस को जो है उच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और जो उच्छिष्ट विकल्प दिया है इसका मतलब होता है बासी। क्या होता है? बासी इसको कहेंगे, या फिर कहेंगे बचा हुआ। क्या? खाने से जो बच जाए, खाने से बचा हुआ जो होता है, यानी कि जो बच जाए उसे हम क्या कहेंगे? उच्छिष्ट कहते हैं। क्लियर है? उच्छिष्ट। ओके। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। हमें यहाँ बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? क्या पहिया होगा, पखावज होगा, परीक्षा होगा या फिर पोशाक होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में तो पुल्लिंग शब्द आप सभी जानते हैं कि पुल्लिंग जो है विकल्प ए हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 17। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक वचन में जो प्रयोग में शब्द नहीं लाए जाते वो कौन से, यानी कि शब्द नहीं है। तो नहीं है इसमें क्या होगा? क्या पीतल होगा, लालसा होगा, आकाश होगा या फिर सौंदर्य होगा? जो सदा एक वचन में प्रयोग में नहीं लाया जाता ऐसा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, एक वचन। यानी कि लालसा जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है। तो ऐसी कौन सी विभक्ति है जो दोनों कारकों में प्रयोग में लाई जाती है? जैसे का है, क्या के लिए होगा, को होगा या फिर से होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो आप जानते हैं कि विकल्प सी हो जाएगा। जैसे कर्म को और संप्रदान, कर्म की विभक्ति जो है वो को हो जाएगी और संप्रदान की क्या हो जाएगी? संप्रदान की कौन सी विभक्ति? को तथा के लिए। तो दो विभक्ति संप्रदान की, यहाँ भी को और इसकी भी को, तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19। बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये शब्द दिए हैं ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या ये भाववाचक संज्ञा होंगे, क्या ये जातिवाचक संज्ञा होंगे, क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या फिर यह समूहवाचक संज्ञा होगी? तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? ए, बी या सी या डी विकल्प कौन सा सही होगा कि बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान क्या होंगे? तो जो भी मौसमी घटनाएं होंगी, ठीक है, वे सभी क्या होंगी? वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर जो शब्द दिया है अध्यापक और इसमें बताना है कि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है कोई भी शब्द होता है उसके पहले जो शब्द लगा होता है उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या अध्य हो जाएगा उपसर्ग, क्या आ उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग होगा या फिर अध उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, अधि उपसर्ग होगा। जब इसका हम अध्यापक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? तो क्या निकलेगा? अधिधन आपक बराबर अध्यापक। ठीक है, ओके, अधिधन आपक तो हो जाएगा अध्यापक। क्लियर? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में मनोज
का मूल शब्द है। मनोज्ञ जो शब्द दिया है इसमें मूल शब्द क्या है, मतलब कि इसको दो शब्दों में तोड़ा गया होगा, तो इसका मूल शब्द क्या है। ठीक है, क्या मन होगा, मनो होगा, माँ होगा या फिर मना होगा। तो जब हम मनोज्ञ का विच्छेद करेंगे तो ये हम इस प्रकार से विच्छेद टूटेगा, मना धन ज्या। तो ज्या इसमें प्रत्यय लग गया है और मूल शब्द क्या हो गया, तो मना हो जाएगा। मना किस विकल्प में दिया है, तो हमारा विकल्प जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें मूल शब्द मना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 उल्लास का संधि विच्छेद है। उल्लास में संधि विच्छेद क्या होगा, उल धन लास होगा, उल धन आस होगा, उत धन लास होगा या फिर उल धन लास होगा। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा ए बी सी डी में। तो उल्लास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो विकल्प सी सही होगा, उत धन लास सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 जब लिखने में कोई पद छूट जाता है तो वहाँ प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या विवरण चिन्ह होता है, क्या योजक चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह होता है या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह होता है। तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो जब भी कोई गलती हो जाती है उस गलती को सही करने के लिए जैसे चिन्ह लगाया जाता है। मान लो यहाँ पर पद छूट जाता तो यहाँ हम पद लिखने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी त्रुटि सही कर लेते हैं, यानी कि त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं और इसे ही हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 रस के अवयव नहीं है। रस के अवयव नहीं है, रस के कौन से अवयव नहीं है, क्या अनुभाव नहीं होगा, संभाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा या फिर स्थायी भाव नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो रस के 4 अवयव होते हैं। क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव, क्या होता है, एक को विभाव कहते हैं, एक को अनुभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव कहते हैं, स्थायी भाव, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे संचारी भाव। तो यहाँ पर कौन सा नहीं दिया है, तो संभाव नहीं है, यानी कि विकल्प हमारा बी सही होगा कि रस का अवयव संभाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे और यह प्रश्न 25वां प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 श्लेष अलंकार में हमें बताना है कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, क्या एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, या श्लेष अलंकार में भिन्न भिन्न शब्दों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, या फिर श्लेष अलंकार में कई शब्दों के एक ही अर्थ ही होते हैं, या फिर शब्दों के अर्थ व्यक्त ही नहीं होते हैं। कौन सा ऐसा विकल्प सही है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जहाँ पर वहीं पर होता है श्लेष अलंकार। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन किया है और 25 प्रश्न ही नहीं जबकि हम लोगों ने लगभग 50 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। कितना, 50 प्लस प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इसके लिए प्लीज़ लाइक कर दिए और आप लोग अपने फ्रेंड्स के शेयर करते रहिए, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छे हैं तो सभी को मिल जाने चाहिए। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल मस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भाई, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, इतना तो आप लोग कर सकते हैं और करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग बेहतर तरीके से घर पर तैयारी करते रहिए, बेहतर तरीके से घर पर तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्योंकि तैयारी आप करिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है। लिए मत बैठिए कि कब एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको तैयारी जो है रेगुलर वे में, ठीक है, रेगुलर वे में निरंतर करती रहनी है। तैयारी को आप लोग रेगुलर करते रहिए और मिनिमम कम से कम 4 से 5 घंटे तो ज़रूर ही दीजिए। मैक्सिमम दीजिए वो बेहतर है, लेकिन मिनिमम अगर आप देते हैं तो 4 से 5 घंटे आप अपनी तैयारी को ज़रूर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप अगर मेहनत करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।